नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मतदान संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न हो गया है। सारण प्रमंडल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में भी चुनाव इसी के साथ संपन्न हो गया है। लेकिन अब इन क्षेत्रों में क्या स्थिति है, मतदान के दौरान क्या ट्रेंड दिखा और उस ट्रेंड के हिसाब से चुनाव का हवा किधर गया, ये आज हम बात करेंगे। क्योंकि मतदान के बाद जनता का मूड कैसा है और जनता ने किस मुद्दे पर वोट किया, वोटिंग का ट्रेंड कहाँ रहा, महिलाओं ने किस तरह से अपना मतदान किया, ये सब चर्चा होगी। और चर्चा के लिए आज हम सिवान के विधानसभा क्षेत्रों को चुने हैं। सिवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों पर सबसे पहले चर्चा दिलीप कुमार सिंह के साथ होगी, क्योंकि दिलीप कुमार सिंह स्थानीय पत्रकार हैं और दिलीप जी पूरे क्षेत्रों पर नज़र रखते हैं, अपनी पैनी नज़र रखते हैं। लोकल स्तर पर जितनी भी खबरें हैं, इधर उधर की सब जानकारी रखते हैं और उन्हीं जानकारियों को टटोलते हुए हम आपको बताएंगे कि आखिर सिवान जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ तो क्या हुआ। तो दिलीप जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। ये बताइए कि क्या मामला रहा। पहले एक मोटा मोटी बताइए कि सिवान जिले में जब महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला हुआ आज, तो कैसा मुकाबला रहा और जनसुराज उसमें कहाँ खड़ा था? देखिए, जनसुराज एक अपनी पहचान बनाया है, ये कहा जा सकता है। लड़ाई जीतेगा नहीं तो कहीं कहीं हो सकता है कि लड़ाई को थोड़ा सा स्पष्ट कराने में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न कर दे रहा है। लेकिन 8 विधानसभा में कुल देखा जाए तो जनसुराज डायरेक्ट फाइट में किसी क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। ये तो फाइनल हो जाएगा 14 को। आज तो सारे 8 विधानसभा में जितने प्रत्याशी सबका भाग्य पसाई में बंद हो गया। अब 14 को आएगा, लेकिन नहीं देखा गया 8 विधानसभा में कहीं जनसुराज जबरदस्त फाइट किया हो। तो मुकाबला एनडीए और महागठबंधन बस एनडीए गठबंधन का और ये महागठबंधन का के बीच में ही मुकाबला रहा। तो देखिए, एनडीए और महागठबंधन के बीच जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहले चर्चा हम महाराजगंज से करते हैं। महाराजगंज में क्या स्थिति रही? देखिए, महाराजगंज की स्थिति रही कि जो पहले जो कयास लगाए गए कि इसमें जनसुराज आएगा, फिर जेडीयू से हेमनारायण शाह हैं, वो हैं, आरजेडी से विशाल जायसवाल हैं, एक राजद के नेता थे राजकिशोर गुप्ता, वो थे। एक उभरता हुआ महाराजगंज का लोग कह रहे हैं कि सितारा नीतीश कुमार द्विवेदी थे, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। एगो अंगद जी महाराज थे। कुल 12 प्रत्याशी थे, लेकिन जो चर्चा रही जिनकी, जो माने फील्ड में दौड़े जबरदस्त, उनमें दौड़ने वालों में हेमनारायण शाह, विशाल जायसवाल, उसके बाद जनसुराज से सुनील राय, राजकिशोर गुप्ता, नीतीश द्विवेदी का धमाकेदार एंट्री रहा, आशीष रंजन रहे दौड़ में, और 12 प्रत्याशी कुल मैदान में थे। लेकिन 4-5 लोग थे, लेकिन लास्ट तक आकर के लड़ाई जो है वो, और आरजेडी के जो विशाल जायसवाल हैं, तेजस्वी के मित्र हैं, वो, और फिर ये हेमनारायण शाह जो जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं, वो इन्हीं के बीच में मुकाबला है। देखिए, मैं कई क्षेत्रों में मैं भी गया था, महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के। मुझे जो ट्रेंड लगा, पूरा जो बिहार का ट्रेंड चल रहा था, नीतीश को लाना है, नीतीश को रखना है या तेजस्वी को लाना है, इसी पर पूरा बिहार का चुनाव ये है। माई समीकरण पूरी तरह से इंटैक्ट दिखा और सबसे खास बात ये दिखी कि इस बार नीतीश कुमार के वोटर 2020 की तुलना में ज्यादा सक्रिय थे और ज्यादा ताकत के साथ ये चुनाव में वो लगे हुए थे। बीजेपी का कार्यकर्ता और नीतीश कुमार के वोटर दोनों जब एक साथ जुटे तो समझिए कि माहौल को बदल दिया। और जो चुनाव ऐसा लग रहा था कि हेमनारायण शाह के प्रति जो नाराजगी थी, उसको नाराजगी तो अभी भी मौजूद है, लेकिन वोटर जो है वो निकलकर एनडीए के जो वोटर हैं, एनडीए को वोट करते नजर आए, और जो महागठबंधन के वोटर हैं वो महागठबंधन को वोट करते हुए नजर आए हैं। माई समीकरण पूरी तरह 2020 के तुलना में भी उससे ज्यादा मजबूती के साथ। माई समीकरण को जो कह रहे हैं ना, अभी नीतीश कुमार
आरजेडी जो आरजेडी के महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी ने वैसा कोई काम ही नहीं था, उन लोगों को तो विपक्ष में थे, उनका कोई ऐसा काम नहीं दिखा जिसे नए वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करे। नीतीश कुमार जी का जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा और चर्चा में रहा कि वो तो पहले से स्लोगन आया कि 2025 फिर से नीतीश, ये सब चर्चा में जो शब्द रहा, और ये जो 10,000 रुपये की जो बात विपक्ष भी कह रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, ये नए लोगों को नीतीश कुमार के माने एनडीए के खाते में ये वोटर्स आए हैं। इसलिए सभी सीटों पे जो 121 हुआ है ये, और 11 तारीख को 122 सीट पर होगा, उसमें सब में नीतीश कुमार का ये जो गेम है, वो जो पासा जो फेंके हैं 10,000 वाला पासा, वो 100% सब सारे विपक्ष के सारे दावे को खारिज करके निकल गया है। बिहार बदलाव का प्रशांत किशोर का भी दावा फेल कर गया है, या चाहे तेजस्वी को हम 30,000 रुपये महीना देंगे, जीविका को नौकरी देंगे, हर परिवार में, सारे बात को धराशायी करके निकला है 121 में, और यह अनुमान है कि 122 में भी फैक्टर काम करेगा। अच्छा, ये बताइए कि दरौंदा का क्या हाल है, यदि दरौंदा पे आप बात आए। देखिए, दरौंदा में अभी हम लोग बोले ना कि जीतेंगे नहीं, लेकिन जीतने के लिए बाधा बन जाएंगे। तो मुन्ना शाही जो की पत्नी जो गुड़िया देवी चुनाव लड़ी हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, कहीं चर्चा में दूर दूर तक नहीं दिखे जनसुराज के सत्येंद्र यादव, लेकिन उनको कुछ वोट आएगा। लेकिन मुन्ना शाही ने चुनाव दमखम के साथ लड़ा। जो चुनाव लड़ने का एक जो पावर होता है, वो सब कुछ से लड़े, लेकिन नीतीश कुमार के जो पॉलिसी थी ना, उसके आगे वो भी चारों खाने चित्त हो गए। और माले और ये एनडीए के बीजेपी के जो प्रत्याशी से करणजीत सिंह और ब्यास सिंह, इनके बीच में लड़ाई आकर के रुकी है। माने ये दोनों लोगों के बीच में ही लड़ाई है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, दरौंदा की मैं बात जो करता हूँ, तो क्या नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ पूरी तत्परता के साथ जुटे हुए थे क्या? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनके साथ जेडीयू के कार्यकर्ता जुटे हैं कि नहीं। सब लोग जुटे हुए हैं। एका दुक्का जहां तहां जो ये हुआ कि रघुनाथपुर में हम लोगों ने सुना कि रईस खां के पुत्र या अयूब खां के पुत्र ने ओसामा साहब हम आएंगे रघुनाथपुर पे, अभी हम दरौंदा पे हैं। नहीं, तो हम इसलिए रघुनाथपुर की चर्चा कर रहे हैं आपको कि यदि वहां जैसे पाकिस्तान में परमाणु बम गिरता है, परमाणु परीक्षण होता है, तो चिंता तो हिंदुस्तान की बढ़ती है ना। तो उसी प्रकार यदि वहां कुछ होता है तो रिएक्शन तो होगा ना यहाँ पे पूरे क्षेत्र में। जैसे गोरिया कोठी में हुआ, रिएक्शन पूरे क्षेत्र में होगा। बर्फबारी होती है, दिखा जाता है, सुनामी निकलेगा समुद्र में, वहां उड़ीसा के तट पे, बिहार में हाई अलर्ट हो जाएगी, तैयार करो, बारिश होने लगेगा, मौसम तो वहां होगा। तो यहाँ का भी मौसम तो बिगड़ेगा। तो आकलन खाली केवल यहाँ दरौंदा में माले का कार्यकर्ता यदि कुछ गलती करता है, एनडीए के कार्यकर्ता का दूसरे किसी विधानसभा क्षेत्र में, दरौली में करे या जीरादेई में करे, उसका तो प्रभाव दरौंदा में पड़ेगा ना। तो दरौंदा में यदि आप देखेंगे तो दरौंदा में कई क्षेत्रों में विधायक ब्यास सिंह को लेकर नाराजगी थी, लेकिन अंततः वहां नीतीश कुमार और बीजेपी का फैक्टर काम किया कि नहीं, ये 5 तारीख के रात में जो 4 तारीख का जो दिन वाला था, उस दिन कुछ माहौल चेंज हुआ है। लोगों का कहना था कि माले को नहीं आने देना है। तो जो कैंडिडेट्स के जो चेहरे देखे गए ना, उस पर कहीं से लालिमा नहीं दिखी, चाहे अमरनाथ यादव हुए या फिर वो। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो खुश नजर आए, और नाराजगी थी, ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लड़ाई वहां पर कांटे की है अमरनाथ यादव और ब्यास सिंह के बीच में। और कुछ वोट जो है वो वोट इधर उधर हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ वोट इधर उधर हुए हैं। गुड़िया देवी की स्थिति भी ठीक है, मैंने लड़ाई लड़े हैं वो लोग, लड़े हैं लोग, लेकिन जीतेंगे नहीं। मतलब ये अब हम भी नहीं कर सकते, लेकिन उस तरह से नहीं मतलब वोट पड़े कि वो जीत जाएंगे। लेकिन खेल को बिगाड़ने के लिए तो काफी हो सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि अंदर में जो खेल चला है ईवीएम के बटन के साथ, उंगली और ईवीएम के साथ, वो कैसा हुआ है, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव में तो लोग साथ में रहकर वोट कहीं दूसरे जगह दे सकते। तो देखिए, दरौंदा की भी बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वहां से आगे बढ़ के रघुनाथपुर चलते हैं। रघुनाथपुर में क्या खेल हुआ है? देखिए, रघुनाथपुर में खेल
लास्ट में जाकर के वही पासा पलट माने हुआ है, जो दो होता है ना, माई समीकरण का एम उधर का सवर्ण वाली बात, जाति सूचक शब्द कहा नहीं जाएगा, कहना भी नहीं चाहिए, तो वो दो तरफा हो गया है। एक तरफ जीसू सिंह के एनडीए के गुट वाले हो गए हैं, और एक तरफ माई समीकरण वाले में भी नीतीश कुमार का फैक्टर काम किया है। और जो अयूब खां के लड़के या अयूब खां के जो लड़के हैं, वो श्यामा साहब को शायद सुनने में आया कि समर्थन अपना दिए, कि उन्होंने कहा है कि सारे हमारे समर्थक को श्यामा साहब के साथ हैं। तो अब लोगों को लगा करी ये लोग जब आपस में एक मिल सकते हैं तो हम लोग काहे के लिए बटे, हम लोग सब एक साथ मिल जाते हैं। तो वैसी स्थिति यदि फैक्टर काम किया होगा हर बूथों पे, चाहे हर बूथों को जो देखा गया रुझान, कुछ लोगों से बातचीत किया गया, तो इसमें लगा कि जीसू सिंह का पलड़ा वहां पे भारी है, लड़ाई दो ही के बीच में है, राहुल कीर्ति सिंह कहीं नहीं है। नहीं, देखिए राहुल कीर्ति सिंह नहीं है, लेकिन आप ओसामा साहब को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे हैं और राजनीतिक विरासत है और राजनीतिक एंट्री है, आप सीधा सीधा ऐसे कहेंगे। और कागज में भी मजबूत है, 15 में जीते थे वहां से उनके प्रयास से हरिशंकर यादव, 20 में जीते। आरजेडी का फैक्टर वहां मजबूत है। देखिए आरजेडी का फैक्टर मजबूत है। जिस समय शहाबुद्दीन साहब जीवित थे, तो शहाबुद्दीन साहब ने कुछ ऐसा काम था ना उनका, कुछ लोग इकबाली पुरुष होते हैं, अब जब उनके चले जाएंगे ना बाद ना, इकबाल नहीं रह जाता, कुछ इकबाली पुरुष होते हैं, वो जन्मेंगे ना तो जो भी मिट्टी को छुएंगे तो वो सोना बन जाएगा। तो जो उनका इकबाल था ना, हमको लगता है कि वो इकबाल को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं ओसामा साहब। जैसे मंचों पे वो जो धमाकेदार उनकी शहाबुद्दीन साहब की जो एंट्री होती थी, लोगों में जोश होता था, इनको देख करके आइकॉन है, बट जो साउंड निकलना चाहिए मुंह से, जो चुनाव में वो रणनीतिकार का निकलता है, वो राजनीतिक व्यक्ति का निकलता है, वो शायद नहीं निकला। नहीं तो लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग जाता हूँ। मुझे जो लगता है कि महागठबंधन के जितने वोटर हैं वो पूरी मुस्तैदी के साथ रघुनाथपुर में लगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्तैदी के साथ लगे, लेकिन जोगी जी के आने के बाद हिंदू वोटर्स में जागृति आई है, यूनिटी बढ़ी है, उसको यूनाइट हुए हैं, इसको लेकर के जीसू सिंह का पलड़ा वहां पर भारी दिख रहा है। अब 14 का इंतजार, कांटे कट लड़ाई है वहां पर, जीसू सिंह हार जीत होती है, बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी, वहां कांटे की एकदम लड़ाई है, वहां पर खट कह देना कि ये जीत रहे हैं, वैसा अभी कोई नहीं ना जीतना हारना तो हम लोग जानते भी नहीं है, लेकिन 2 और ढाई बजे के बाद ही वहां का निर्णय निकलेगा। वो जीतने और हारने का काम तो वहां की जनता अपना वोट देकर बस 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 हम लोगों ने भीड़, लोगों का मूड देख करके हम लोग एनालिसिस करते हैं, लोगों का मूड और लोगों का मिजाज और लोगों से बात हो सकता है कि हमारा आकलन गलत भी हो सकता है, क्योंकि जिससे हमने बात किया हो सकता है कि वो गलत कहा कुछ हो, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन देखिए कागजों में, समीकरणों में और चुनाव के एक दिन पहले तक जो दिखा उसमें ओसामा साहब भारी थे और विकास कुमार सिंह जीसू जो है वो लड़ाई दे रहे थे, लेकिन मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि वो उनका पलड़ा भारी था। लेकिन बूथ पर जाकर मतदाता क्या किए, क्योंकि आजकल तो चुपचाप जो भी छाप होता है, तो चुपचाप तीर छाप या चुपचाप लालटेन छाप, जो हुआ होगा उसी का वहां पे असर होगा। चुपचाप तो रघुनाथपुर में चुपचाप वाला काम हुआ है। देखिए अब चलिए वहां से यदि बढ़ते हैं आप तो सीवान में आ जाइए। सीवान का क्या हालचाल है? मंगल पांडे वहां से स्वास्थ्य मंत्री चुनावी मैदान में है। जीवन का पहली बार वो जनता का चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने जनता के बीच जाकर जो चुनाव लड़ना होता है तो वो लड़ रहे हैं, और चुनाव लड़ने लड़ाने के तो उनके पास बड़ा अनुभव है, लेकिन पहली बार जब अपने माथे पर पड़ा है तो चुनाव वो कैसा लड़े हैं? देखिए चुनाव एकदम दमखम के साथ लड़े हैं, और उधर से भी विधानसभा के स्पीकर लड़े हैं और बिहारी चौधरी जी, चाचा और भतीजा, चाचा ओसामा साहब और बिहारी चौधरी और भतीजा ओसामा साहब, दोनों तो चाचा और भतीजा जब मिले सिवान में तो क्या हुआ है? देखिए वहां पर माई समीकरण तो काम किया है सिवान में, चूंकि भतीजा भी साथ दिए और चाचा तो स्वयं उम्मीदवार ही थे, लेकिन पिछले लोकसभा का जब वो चुनाव लड़े थे ना, तो वो चारों खानेचित्त हो गए थे। तो अब रही बात कि आखिर लोगों ने उस समय लोकसभा के समय उनको इग्नोर क्यों किया। लेकिन यदि लोकसभा के चुनाव के दौरान यदि आप लेते हैं तो हिना साहब और औध बिहारी चौधरी का यदि वोट मिला दिया जाता तो फिर भारी थे ना वो लोग उस चीज को भी लेता है। और जो
विपक्ष वाले जो लोग हैं, माने उनके विपक्ष वाले, जैसे महागठबंधन के विपक्ष वाले एनडीए हुए, एनडीए के विपक्ष वाले महागठबंधन हुए, तो चुनाव लड़े हैं, ये सही बात है, लेकिन एक साथ हुए हैं, ये भी सही बात है। लेकिन कहा जाएगा ना, जो लोकसभा जब चुनाव आप लड़े तो आपका तो कुछ बूता था नहीं, तो ये आएंगे तो आपको क्या कर देंगे, तो होगा कि चलिए प्लस पॉइंट है, माई समकर वहां काम करेगा। बाकी गोलबंद जैसे कुछ लोगों से मिला गया, कुछ बूथ पर देखा गया, तो लोग अब स्पष्ट नहीं कहा सकता जा सकता है, लेकिन वहां पे वहां लड़ाई में एनडीए आगे है, ये कहा जा सकता है। कांटे की टक्कर है। हम लड़ाई सीवान में सीवान कांटे गए नहीं थे। हाँ, सीवान हम थोड़ा दूसरे हाँ, क्षेत्रों में ही थे। सीवान में कांटे की लड़ाई है। थोड़ा सा वेट कर लिया जाए 14 तारीख को। देखिए, सीवान को जो मुझे लगता है कि वहाँ कांटे का संघर्ष है, क्योंकि शहरी क्षेत्र भी है और शहरी क्षेत्र में मतदाता अधिक है, तो उन पर निर्भर करेगा कि उनका मूड कहाँ था और वो कहाँ थे। तो देखिए, बीजेपी के लिए वहां पे गोलबंदी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से भी गोलबंदी हुई है। तो सीवान में लड़ाई है और उस लड़ाई में बड़ी मजबूती के साथ मंगल पांडे भी लड़े हैं। जो कहा जाता था कि भाई आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं, हवा में नेता हैं, वैसी बात नहीं है। हवा में नहीं है मंगल पांडे, हवा में नहीं है, जमीन पर है। जैसे कई बार बोले भी कि सीवान के लिए मैंने किया है, उन्होंने कहा कि मैंने सीवान के लिए किया है, और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग और बहुत सारे काम दिखा है, तो उन्होंने सीवान के लिए किया है। तो लोग वोटरों को रिझाने के लिए बहुत सारे बात कहे हैं। तो और लोगों ने पुराने समीकरण को भी दिखाया है, पुराने दिनों की याद ताजा कराई है। अमित शाह आए हैं, योगी आदित्यनाथ आए हैं, और बीजेपी का वो गढ़ रहा है किसी जमाने में, और फिर उसके बाद भी रहा। तो ओम प्रकाश यादव नाराज थे, अभी ओम प्रकाश यादव सब लोग नाराज थे, जो सब लोग साथ हो गए थे। तो अब देखिए क्या होता है वहां पे। वहां से यदि आप बढ़िएगा तो बरहरिया में क्या हुआ है। देखिए, बरहरिया में त्रिकोणात्मक लड़ाई है। ये फाइनल अरुण गुप्ता जी का पलड़ा भारी है, ये कहना जल्दबाजी है। फिर इंद्रदेव सिंह पटेल का पलड़ा भारी है, भी कहना मुश्किल है। फिर पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, फिर उधर से डॉक्टर साहब हैं, शाहनवाज आलम है शायद। तो ये 4 लोग हैं, चारों लोग दमखम वाले लोग हैं। नहीं तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या श्याम बहादुर सिंह पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई अंतिम समय तक लड़ पाए हैं क्या? देखिए, जब वो कई गो एक्टर्स को बुलवाए थे, तो अनुपमा यादव आई थी उनके चुनाव प्रचार में, रोड शो की हैं। तो जो वहाँ विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक बच्चा पांडे, तो खैर बच्चा पांडे जी ने तो बीजेपी को अपना समर्थन दे दिए। वो तो बोल दिए कि बीजेपी की तरफ बहुत सा ब्राह्मणों को कहा कि आप लोग एनडीए को वोट कीजिए। तो श्याम बहादुर सिंह के अपने कोर वोटर हैं, वहां से चुनाव कोई लड़े, उनका जो कोर वोटर है उनसे कहीं नहीं जा सकता है, उनके फैन है, उनके दीवाने हैं लोग। तो उनका वोट मिला होगा, एनडीए का वोट इंद्रदेव सिंह पटेल को मिला होगा। आरजेडी का जो माई समीकरण वाला वोट अरुण गुप्ता भगाने में लगे होंगे, पैसे वाले हैं। नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने जो सूत्र लगाए हैं, तो उसके हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली, उसके हिसाब से पचरुखी प्रखंड है, पचरुखी प्रखंड में आरजेडी को अच्छा खासा वोट मिला, और मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन के साथ साथ और भी कॉम्बिनेशन काम किया। वो कॉम्बिनेशन ये वाला भी काम देखिए, किया। वो तो सब क्षेत्र में पैसा वाला कॉम्बिनेशन काम किया है, लेकिन अब वही है ना, दारू वाला खेल है। दारू दिखता कहीं नहीं है, बिकता सब जगह है। तो पैसा कहाँ किसको कौन दिया है? आज तक तो इतना दिन हम लोग चुनाव देते, कहाँ हम लोग कोई पैसा दे, पैसा ले लीजिए वोट दे दीजिए। और पैसा किसको मिलता है, कभी बंटता है खूब पैसा, लेकिन आंख से नहीं देखे हम लोग किसको पैसा कौन देता है। अजीब हाल है, आज तक हम लोग नहीं देखे हैं कि पैसा जाकर के उस बस्ती, ये पैसा वो बस्ती में बटाया है, सुने पैसा मिलल, कहाँ कौन पैसा देवे आई रहा। तो लेकिन बटता है। ये इस नहीं हो रहा कि दारू सब जगह मिलता है, होम डिलीवरी होता है, कौन करता है? तो होम डिलीवरी होता है, कहाँ से लाता है? तो मिल जाता है, ये अदा कदा सब बोतल पाउच मिलते हैं। तो उसी तरह बरहरिया उसी तरह का है। तो जो बरहरिया को लेकर जो परसेप्शन बना, वो उसमें आप देखेंगे तो एनडीए के वोटों में बिखराव, एनडीए के वोटर में बिखराव,
फिर महागठबंधन के वोटर में भी बिखरा। तो कुल मिलाकर क्या पूरा वो खिचड़ी बना हुआ, 5 लोग हैं, खिचड़ी है? खिचड़ी है। खिचड़ी का स्वाद जो है वो अब शनिवार के दिन, अब फ्राइडे को शायद हो रहा है, है। सैटरडे को होता तो होता कि स्वाद किसको अच्छा लगा। तो अभी बढ़हरिया 2 लोगों के 3 लोगों ने पूरा खिचड़ी है, वहाँ कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन यदि ये देखा जाए कि पलड़ा किसका भारी है, मतदाताओं का रुझान किसके तरफ है, तो बड़हरिया को लेकर क्या कहेंगे? उहापो की स्थिति है। वापो की स्थिति है। चलिए वहां से बढ़िए तो गोरिया कोठी आते हैं। गोरिया कोठी में सीधा सीधा फाइट ये आरजेडी और बीजेपी, फाइनल देवेशकांत सिंह और आरजेडी के प्रत्याशी हैं, उनके बीच में लड़ाई है, कांटे की लड़ाई है। लेकिन पलड़ा जो है वहां पर बीजेपी का भारी दिखता है। हनी वर्मा के आने के बाद बीजेपी स्ट्रांग हुई है वहां पे, ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं तो हो। वहां पे तो विरोध हुआ देवेशकांत सिंह का, मुस्लिम मतदाताओं के जब का एक मुस्लिम बूथ था। मतदाताओं ने उनका हुट आउट किया है, तो जो हिंदू वोटर्स थे ना, वो गुलबंद हुए हैं, ऐसा सुनने को मिला और लोगों से संपर्क करने पर लोगों ने बताया। मतलब देवेशकांत सिंह वहां पे स्थिति वहां उनकी वहां अच्छी- वहां वहां पर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो देवेशकांत सिंह की स्थिति वहां मजबूत है। राजपूत वोट भी थे वहां पे। वहां राजपूत वोटर्स, भूमिहार नहीं कहा जाए, जाति शब्द नहीं कहा जाए, आदर्श आचार संहिता है, तो वहां पे गोलबंद हुआ। चूंकि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले 4 तारीख को बोले कि मैं जीत के जाऊंगा और विधानसभा में मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो। तो प्रभुनाथ सिंह के दीवाने गोरिया कोठी में भी, गोरिया कोठी में ये तो उनके ये दीवाने राजनीति हैं। का पस्सा बहुत बढ़िया फेंके हैं और मजबूती के साथ वहां वोटर्स हैं, राजपूत वोटर्स। तो चलिए अब वहां से अब चलते हैं जरा जीरादेई, माले का क्षेत्र और माले का ये और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि। तो उस जन्मभूमि पर क्या हो रहा है? देखिए, राजेंद्र बाबू की जन्मभूमि है, वहां पे माले और जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच लड़ाई है। तो जेडीयू से तो सब रमेश सिंह कुशवाहा का के भाई बहुत बड़े नजदीकी वाले वहां पर कैंडिडेट हैं, और भाई रमेश सिंह कुशवाहा अपना दमखम लगाए हुए हैं उनको जिताने के लिए। लड़ाई वहां पे कांटे की है, माले का पलड़ा वहां पे लगभग लगभग भारी दिख रहा है। नहीं देखिए, जीरादेई जो इलाका है अमरजीत कुशवाहा का इलाका है, और जब माई समीकरण के साथ माले का वोट जब मिल जाता है तो वो समीकरण मजबूत पड़ता है। जाता और कुशवाहा मतों की भी जहां तक बात है तो अमरजीत कुशवाहा भी कुशवाहा है, तो कुशवाहा के दोनों हाथों में लड्डू है, इसलिए जो कुशवाहा अमरजीत कुशवाहा के साथ जुड़े हैं वो साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, जैसे लोग कहता है ना कि दोनों हाथ में लड्डू है, तो दोनों हाथ में लड्डू का मतलब क्या है? तो वो लोग कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू है ना, कि भोजपुरी में पुतवो मीठा भतरो मीठ। हाँ, अरे भाई, दोनों हाथ में लड्डू का क्या मतलब है? पुतवो मीठा भतरो मीठी कौन बात है? दोनों हाथ में लड्डू लेके कोई चलता है? दोनों हाथ सटा के तब लड्डू लेके चलता है। दोनों हाथ में लड्डू का मतलब क्या है? ये तो बेकार की बातें हैं, और चुनाव में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट रूप से है कि दोनों हाथ में किसी को लड्डू नहीं है। लेकिन वहां पलड़ा भारी किसका है? पलड़ा भारी के लिए देखिए, जैसे आकलन करेंगे वोटर्स का, वोटर्स को देखेंगे, वोटर्स से बात करने पर रमेश सिंह कुशवाहा, विजया लक्ष्मी भाई सांसद हैं, आज सांसद साहब की चहेते वहां पे कैंडिडेट हैं, तो पलड़ा तो उनका भारी दिखेगा ना। लेकिन मुन्ना पांडे जो हैं वो भी वोट काट रहे हैं एनडीए का। कुछ वोट काट रहे हैं, लेकिन राजपूत वोटर्स वहां पर अच्छे खासे मात्रा में राजपूत वोटर्स हैं। वो राजपूत वोटर्स यदि गए होंगे, निश्चित गए होंगे यदि रमेश सिंह कुशवाहा के साथ, तो वहां पर स्थिति अच्छी हुई होगी एनडीए की। चलिए, तब तो आप कई जगहों पे एनडीए को ही आप बढ़त दिखा रहे हैं। वहां से यदि दरौली चलते हैं, लोजपा और वहां पे माले के बीच संघर्ष है। सत्यदेव राम पुराने माले के नेता हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उनका अपना क्षेत्र है। सत्यदेव राम का वहां चलती चलता है, तो उस दरौली में क्या स्थिति है? सत्यदेव राम का चलती नहीं चलता। सत्यदेव राम अपना कुछ लोगों को अपना बना लिए, ठीक है, और माले का गढ़ रहा है, और शुरू से वो क्षेत्र का भ्रमण करते आ रहे हैं, और एलजेपी के उम्मीदवार ने जबरदस्त फाइट दिया है। राम विष्णु पासवान, विष्णु पासवान ने तो फाइट किए हैं, बहुत जबरदस्त मजबूती के साथ फाइट किए हैं। लेकिन जो देखा गया है आज, उसमें थोड़ा सा पलड़ा माले का भारी दिख रहा है वहां पे।
यानी कि ऐसा कहा जाए कि माले अपने सीटों पर बड़ी मजबूती हाँ, से लड़ा। माले अपनी सीटों पर मजबूती से लड़ा, इस कहा जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 8 विधानसभा क्षेत्रों का जो हाल है वो आपको हमने बताया। रुझान यही है, जीतेगा कौन और हारेगा कौन ये तो मतदाताओं ने तय कर दिया है और ईवीएम के बटन दबाकर उन्होंने कैद कर दिया है। उसमें 14 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। हम स्पष्ट दावा भी नहीं करते हैं कि इन क्षेत्रों से यही जीतेंगे। हमारे जो सूत्र थे, हमारे जो लोग थे और हमने जो महसूस किया आज वोटिंग के बाद वो हमने आपको बताया। खास करके दिलीप जी ने जो महसूस किया उन्होंने बताया और हमने जो महसूस किया वो हमने बताया आपको। तो पूरी जानकारी आपके सामने रख दिया है। अब आप इंतजार कीजिए 14 तारीख तक। इस बीच हम भी अभी तो शुरुआती दौर की जानकारी है, आज ही मतदान हुआ है और मतदान हुआ है तो हम लोग को और जो एक जानकारी और चीज अब धीरे धीरे और भी नहीं, एक और चीज, जितने हमारे दर्शक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, उन लोगों से खास करके एक विनती है कि कहीं आप बैठे ना तो इनकी चर्चा ना करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या कि ये करते करते ना लोग उतावले हो जा रहे हैं और झगड़ा की आ जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो प्लीज जनता कल से अपने काम में लगे, जो काम कर उसमें लगिए और जम के कीजिए अपना काम। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो फाइनल हो चुका है, 14 तारीख को 14 का इंतजार कीजिए और थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो चलिए आप मजा लीजिए, द देसी अड्डा के साथ भी मजा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।